गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 29 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स लाया हूं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं चेस ओलंपियाड के बारे में, जो कि तमिलनाडु में होने वाला है। इस चेस ओलंपियाड के बारे में भी बात करेंगे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जिस सिटी में हो रहा है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसे हम लोग जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 1 से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे। ईपी अमेंडमेंट, जो अभी सरकार ने जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर चेंजेस किए थे, ये टॉपिक हम लोगों ने 4-5 दिन पहले भी किया था। वो चेंजेस क्यों किए हैं, उसके पीछे क्या कारण सरकार ने बताए हैं, पुराने वाले जो हमारे एक्ट थे उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस थे और नए एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम इस छोटे से आर्टिकल के अंदर में। ठीक है। यूएनएससी, वैसे तो ये कोई आज टॉपिक खास था नहीं, लेकिन म्यांमार के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में यूएनएससी ने कुछ कहा है, तो इसी के बहाने से आई थॉट के चलो यूएनएससी के बारे में हल्का फुल्का बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत टॉपिक हमें यहाँ से मिल जाएगा, मेंस के लिए तो इस आर्टिकल में कुछ खास है नहीं। टीनेज प्रेगनेंसीज को लेकर छोटा सा आर्टिकल है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है लगभग, लेकिन अभी चाइना का यहाँ पे एक एंगल बनता है, उसकी वजह से इंडिया थोड़ा कंसर्न है और हम लोगों ने श्रीलंका को काफी सख्त मैसेज भी भेजा है कि अगर ऐसा हुआ तो भैया फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब इतना इतना हार्श भी नहीं लेकिन हल्का फुल्का। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे क्या पूरा मामला है। टाइगर कंजर्वेशन को लेके बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन में आया हुआ है, तो यहां से हम लोग एक मेंस के लिए भी डेफिनेटली क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेके भी आज एक बढ़िया एडिटोरियल आया हुआ है, इसको हल्का फुल्का डिस्कस कर सकते हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी, और यहां से भी हम लोग मेंस के लिए बेसिकली एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। रिवाइवल ऑफ बीएसएनएल, आई नो 100% कि आप किसी के पास बीएसएनएल का सिम नहीं होगा। अगर किसी के पास, अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में बीएसएनएल का, उसके मम्मी पापा भैया बहन अगर कोई बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि भैया आप अगर बीएसएनएल का यूज करते हो आज के समय में तो आप ये समझ लीजिए कि आप 1 इन मिलियंस हो, है ना, आप बहुत खास इंसान हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि बीएसएनएल को किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप यहाँ पे लिए हुए हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं पहले आर्टिकल के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक किया करो यार। ठीक है, लाइक करने के बाद आगे बढ़ेंगे सभी बच्चे। ठीक है, लाइक बटन में क्लिक करने में कितना ही समय लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो चेस ओलंपियाड देखिए हमें वैसे भी करना ही था, लेकिन अभी पाकिस्तान ने क्योंकि इसे वॉकआउट कर लिया है, पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है चेस ओलंपियाड के अंडर में। ठीक है, कारण इसका पाकिस्तान ने क्या बताया है कि भैया कश्मीर के अंदर देखिए ये जो मशाल है ना, जिसे हम लोग मशाल है, ये कश्मीर के अंदर से होके भी गई है, और पाकिस्तान का कहना है कि भैया वही जो पुराना राग हमेशा गाता रहता है। उसने कहा कि देखो कश्मीर हमारा पार्ट है, तो आप कश्मीर के अंदर से इसको नहीं लेके जा सकते, ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट करता है, इसीलिए हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उनका कोई भी कारण हो, ठीक है, उसको हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट चेस ओलंपियाड हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। चेस ओलंपियाड जो है ना वो 1927 से किया जाता है, और इंडिया में पहली बार हो रहा है और एशिया में 30 इयर्स में पहली बार हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओगे कि 30 साल पहले एशिया में कौन सी सिटी के अंदर चेस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इंडिया में तो पहली बार हो रहा है। पहले 187 कंट्री ने पार्टिसिपेट करना था, पाकिस्तान चलने के बाद जाने के बाद जो अभी 186 ही करेंगी, शायद एक आधा और भी नाम यहाँ पे कट सकता है, ये फाइनल फिगर नहीं है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इज द गवर्निंग बॉडी, आपने ध्यान रखना है, ऑफ द स्पोर्ट ऑफ द चेस, एंड इट रेगुलेट्स ऑल इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशंस। जैसे फीफा है वो वर्ल्ड कप के रेगुलेट करती है, वैसे ही ये जो FIDE है वो दुनिया में जितने भी चेस कंपटीशन होते हैं सबको रेगुलेट करती है, और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक तरह का एनजीओ टाइप का ही है, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुजाना में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1924 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है जेंस यूना सुमलस, लैटिन में जिसका मतलब, लैटिन में है जिसका मतलब होता है वी आर वन फैमिली। ठीक है, वी आर वन फैमिली। तमिलनाडु में होने वाला है, चेन्नई के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है मल्लापुरम। ठीक है, मल्लापुरम जिसे हम लोग महाबलीपुरम भी कहते हैं यूजुअली, वहां पे ये होने वाला है। ठीक है, एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
किस चीज के लिए फेमस है? डिसेंट ऑफ गेंजीज एंड रॉक कट केव्स के लिए, मंडपा जिसको कहा जाता है। ये बेसिकली वहां पे एक रॉक कट, एक तरह का टेंपल समझ लीजिए, आर्किटेक्चर, एक स्कल्पचर समझ लीजिए, वो है डिसेंट ऑफ गैंजीज एंड रॉक कट केव्स। मतलब गंगा के उतरती है ना गंगा वहां पे, तो उसको प्रिडिक्ट, मतलब वहां पे डिपिक्ट किया गया है कि गंगा पहाड़ों में से किस तरह से आ रही है, उसे डिसेंडेंट ऑफ गंजीज कहा जाता है। ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ गंगा अगर हिंदी में बात करें, तो ये गंजीज थोड़ा अंग्रेजी वर्ड हो जाता है, बोलने में अच्छा नहीं लगता मुझे। खैर, थोड़ा सा मतलब चेस के बारे में, तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है, चेस का आविष्कार इंडिया में ही हुआ था, इंडिया में ही इसकी खोज हुई थी, और चतुरंगा कहा जाता था इसको बेसिकली हिंदी में। लेकिन इंडिया में भी चेस का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु के अंडर में। ठीक है, तमिलनाडु में जो है इसके क्या कहा जाता है? चतुरंगम, और बाद में संस्कृत में, हिंदी में इसको चतुरंगा कहा गया। बहुत पुराना है भैया, 1500 साल पहले से। एक्चुअली अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में चेस है ना, उस फॉर्म में नहीं था, हमारा अलग थोड़ा एक तरह का फॉर्म हुआ करता था, लेकिन इंस्पिरेशन वो हम लोगों ने जो प्रेजेंट गेम से लिया है वो वहीं से लिया हुआ है। तो फिर बाद में इसमें जो है इंडिया से वो ईरान में चला गया, ईरान से फिर वो बाकी वेस्ट एशिया में गया, वहां से जाते जाते फिर यूरोप चला गया। तो फिर उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया। जैसे अगर आप उनको देखते हो तो वहां पे क्वीन होती है, वहां पे क्वीन के साथ साथ किंग होता है, राइट। वहां पे जितने भी अगर वो आपको नजर आते हैं ना, वो सारे मतलब क्रिश्चियनिटी और उसमें उसका काफी इफेक्ट वहां पे नजर आता है। ठीक है, बट इंडिया में चतुरंगम नाम से उसको इनिशियली था वो, और वहां पे एक मंदिर भी है एक्चुअली तिरुवल्लर में, सदर्न तमिलनाडु के अंदर, जिसका नाम है चतुरंगा वल्लभंतरम। ठीक है, ये नाम है। और यहाँ की जो देवी हैं, जो डेटी है वहां पे, उनको कहा जाता है कि वो चेस की देवी हैं, और चेस बहुत अच्छा खेला करती थी, और वो उसके सारी सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा आपको ये इसका आर्ट एंड कल्चर वाला पर्सपेक्टिव डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, पल्लवा टेम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, 7th और 8th सेंचुरी में बनाए गए थे, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। और जो पल्लवा किंग है, ठीक है, उनका नाम था नरसिम्हावरम। ठीक है, उनका ममल्ला भी कहा जाता है, और ये जो ममल्लापुरम है, महाबलीपुरम है, उनके नाम पे ही इसका एस्टेब्लिश किया गया है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टेंपल यहाँ पे हैं, जैसे अर्जुनाज पेनेंस, डिसेंट ऑफ गैंजीज हम लोगों ने बात किया, शिवा टेंपल भी वहां पे बहुत फेमस है, और 5 रथ, ठीक है, जिसे 7 पगोड़ा भी कहा जाता है, मतलब 5 रथ हैं, उसके साथ साथ और भी टेंपल्स हैं। तो बेसिकली एक 7 टेंपल्स के कॉम्प्लेक्स है, वहां पे 7 टेंपल पाए जाते हैं बढ़िया बढ़िया करके। तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1984 के अंदर। तो चेस ओलंपियाड तो न्यूज में है ही, तो आसपास की और डेफिनेटली चीजें भी आपको डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ पे है? कोरोमंडल कोस्ट में। तमिलनाडु वाली कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि उड़ीसा वाली कोस्ट को क्या बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जितनी भी कोस्टल कोस्ट हैं, सबका अपना नाम होता है। उड़ीसा वाली कोस्ट का नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे। ठीक है, चलिए, मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये भी एक कोस्ट है, ये कहाँ पे पड़ती है वो भी बता दो, और उड़ीसा वाली कोस्ट कहाँ होता है वो भी बता दो। तो 2 चीज आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट्स टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द हैरेसमेंट। ठीक है, ऐसा जो है कहा गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। क्या है पूरा मामला, आपको बताता चलता हूं। देखिए, हमारे पास जो है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ करता था, जो हम लोगों ने 1986 में पास किया था। ठीक है जी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल का हमारा जो आर्टिकल 553 है, जो क्या कहता है, जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने की बात करता है। उसके अलावा हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात करता है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे हम लोगों ने इस एक्ट को पास किया था, वो तो सारी चीजें हो गई। अब ये एक्ट क्या करता है, ये जो पुराने वाला एक्ट था, अगर कोई आदमी एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, हमारे पास उससे पहले 2 एक्ट हुआ करते थे, अभी भी है, मतलब एयर एक्ट और वाटर एक्ट। अगर कोई वायलेट करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट है, समझ रहे हो, क्रिमिनल एक्ट है, मतलब आपको जेल हो सकती है, 5 साल की जेल हो सकती है, और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, अगर पुराने एक्ट के तहत अगर आप वायलेशन करते हो तो। ठीक है, और 5,000 रुपए एवरी डे आपसे फाइन लिया जाएगा, अगर नोटिस मिलने के बावजूद भी अगर आप अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करते हो। तो ये तो कुछ कुछ चीजें वहां पे हो गई, मतलब जेल आपको होगी, या माने चलिए, और अगर आपने कोई ज्यादा बड़ा क्राइम कर दिया तो 7 साल की जेल सजा भी हो सकती है। मतलब ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल यहाँ पे हो सकती है।
जेल की चक्की आपको पीसनी पड़ेगी, जेल का खाना आपको खाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया पुराना प्रोविजन, लेकिन इस प्रोविजन में बहुत सारे थे लूप होल्स। ठीक है, क्या लूप होल थे? पहली बात तो ये कि जो मान लो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो बेचारे क्या करते हैं, कई बार अनजाने में एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसा मेरा आर्गुमेंट नहीं है, सरकार का आर्गुमेंट है, जिसकी वजह से उनके मन में हमेशा डर बना रहता है और उसकी वजह से वो इंडस्ट्री नहीं लगा पाते। पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि भैया पुराने एक्ट के अंदर हम लोग सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन नए एक्ट के अंदर हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं उसके अंदर लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का भी हम लोग यूज करने वाले, क्योंकि इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। तीसरी चीज, जब हम लोगों ने क्राइम की बात किया तो उसके लिए तो केस चलाना पड़ेगा, और हमारी जुडिशरी का हाल पता ही है, कितनी स्लो जुडिशरी है हमारी। 90% से ज्यादा केस जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं, उनका निपटारा होने में भैया 9 to 33 ईयर्स लग जाते हैं। सोच के देखिए, तब तक कितने जज चेंज हो जाते होंगे, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता होगा। तो उसकी वजह से बहुत सारे केस पेंडिंग है। 90% केस ऐसे हैं जिनको चलते हुए जो है बहुत साल हो गए हैं, चल ही रहे हैं। आज तक एक भी कोई बड़ा बिजनेसमैन, एक भी कोई बहुत बड़ा वायलेटर को जेल नहीं हुई है। तो भैया उस प्रोविजन का फायदा ही क्या जिसमें जेल ही ना हो? उस प्रोविजन का फायदा ही क्या जब सालों साल तक केस चलता रहता है, जुडिशरी के ऊपर खामखा बर्डन होता रहता है? तो सरकार ने क्या कहा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये इफेक्टिव ही नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, जेल वाले प्रोविजन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? फाइन के साथ। क्या जेल मत जाइए, फाइन भर दीजिए। 5 से लेके 500 टाइम्स फाइन लिया जाएगा पहले वाले केस के कंपैरिजन में। मतलब 5 लाख से रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है अगर आप वायलेट करते हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को, मतलब आप अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो तो। हाँ, अगर आपने कोई बहुत सीरियस क्राइम कर दिया, मान लो टाइगर को ही मार दिया, आपने ब्लैक बक को मार दिया, तो उस केस में तो फाइन नहीं लेंगे ना आपसे। ऐसे अगर होने लगे तो सलमान भाई 4-5 लोगों को लेकर जो है रोज ब्लैक बक मारने लगेंगे, एक ब्लैक बक मारेंगे 1 करोड़ रुपए का फाइन दे देंगे, है ना? ऐसा नहीं होगा ना। अगर कोई सीरियस आपने अगर क्राइम कर दिया तो फिर इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो इन्होंने ये कहा। उसके अलावा एक एडजुडिकेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि इस चीज की जांच करेगा कि भैया जो वायलेशन हुआ है कितना हुआ है, कितना हो सकता था, उस सारी की चीजों के ऊपर डिसाइड करेगा कि कितना पेनल्टी लिया जाना है। हालांकि इसी काफी कंट्रोवर्सी में भी है, क्योंकि हो सकता है कि आदमी क्राइम करने मतलब जो है करप्शन करने लगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट यस दैट इज द होल थिंग। और जितना भी पैसा यहाँ से फाइन से आएगा उसको जो है हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के अंदर डालेंगे, जिसको फर्दर एनवायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में, उसको कंजर्व करने में यूज किया जाएगा। तो ये पूरे का पूरा प्रोविजन थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कंटेंट आपके लिए मैंने यहाँ पे बढ़िया लेके आया हूं मैं आपको। ये कंटेंट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। 110% आपसे पूछ सकता है कि जो नए चेंजेस हुए हैं उसको पुराने प्रोविजन के साथ कंपेयर करिए, और इसका रैशनल आपसे पूछ सकता है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी आपसे पूछ सकता है। मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताता चलता हूं, अपने नोट्स में आप इसको डेफिनेटली ऐड कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल अच्छा लगा है, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। मेंस की मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है, डेफिनेटली सवाल वो पूछेगा, और आपको भी आ रही होगी तो लाइक करो वीडियो को, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, गवर्नमेंट वरीड अबाउट द टीन प्रेगनेंसीज। ठीक है, टीन प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जब 18 साल से कम एज में अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब वीमेन नहीं कहेंगे, चाइल्ड ही कहेंगे उसको तो हम लोग ना, क्योंकि 18 से तो कम उसको जो है वो माइनर ही है, 18 के बाद वो मेजर हो जाती हैं, खैर एडल्ट हो जाती हैं। तो दैट इज द होल सिनेरियो। अब इंडिया में आपको पता ही है कि हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसने क्या कहा था कि 26% अभी भी इंडिया में जो मैरिज होती हैं वो बिलो 18 होती है, मतलब चाइल्ड मैरिज अभी भी इंडिया में काफी प्रेवलेंट है। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भैया, जब चाइल्ड मैरिज होगी तो फिर टीन प्रेगनेंसी भी होगी, राइट? ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो कुछ स्टेट्स का इन्होंने यहाँ पे बेसिकली ज्यादा एग्जांपल दिया है जहां पे हाई प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड टीनेज प्रेगनेंसी है, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे है ज्यादा। उसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज के ज्यादातर केस होते हैं इंडिया में, वो ज्यादातर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
एग्जैक्टली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अलावा कहता है द adolescent population will reach 22.9 crore by 2031 and further 22 crore by 2036। adolescent एज का मतलब ये समझ लीजिए कि वो 15, 16, 17, 18 साल, उसको adolescent एज बोलते हैं। तो ये तो कुछ जो है चीजें होगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया ही हुआ है। इसके कारण इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है। एक बहुत बड़ा कारण तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज ही है। एक कारण जो मुझे यहाँ पे नजर आता है, जो इन्होंने, आप इस फैक्ट से बता सकते हो, देखिए क्या होता है। दो टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। एक का नाम होता है वेसेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी में क्या होता है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है। अगर आप ये ऑपरेशन ये करवा लेते हैं तो फिर जो है प्रेगनेंसी नहीं होता है। एक दूसरा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं टुबैक्टोमीज, ठीक है। दो टर्म होती हैं, टुबैक्टोमी और वेसेक्टोमी। टुबैक्टोमी में जो ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि मेल स्टेरिलाइजेशन में करवाया जाता है, जिसे एक तरह के जिसे नसबंदी टाइप का बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और आप डेटा देखिए नीचे क्या कहता है, वेसेक्टोमी और टुबैक्टोमी। टुबैक्टोमी मतलब मेल, वेसेक्टोमी मतलब फीमेल। अब आप ध्यान से देखिए दोनों आंकड़ों को, 2014, 15, 16, 17, 18 और 19। फीमेल जो वेसेक्टोमी है, अगर आप लेटेस्ट डेटा को देखो तो लगभग 50,000 है। लेकिन अगर मेल वेसेक्टोमी देखो तो आप वो कितना है, लगभग 35 लाख। समझ रहे हो, मतलब इंडिया में मेल स्टेरिलाइजेशन ज्यादा होता है, और ज्यादा नहीं, कम से कम 10 गुना ज्यादा, और फीमेल स्टेरिलाइजेशन बहुत ही कम होता है। तो भैया जब फीमेल्स का स्टेरिलाइजेशन ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है प्रेगनेंसी तो ज्यादा होगी ही होगी। मेल स्टेरिलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन इतना कम क्यों करवाया जाता है देश में मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आंकड़ा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से ही लिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिलायबल है, ठीक है, आंकड़ा रिलायबल है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यूएनएससी कंडेम्स म्यांमार एग्जीक्यूशन। म्यांमार के अंदर आपको पता ही है क्या हो रहा है। अब कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, है ना। मिलिट्री कूप हुआ, आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो वहां पर जो मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो जेल में बंद थे। तो अभी म्यांमार ने क्या किया, मौका देख के 2 लोगों को एक्चुअली फांसी लगा दी, कैपिटल पनिशमेंट उनको मिला, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको पूरी तरह से कंडेम किया है, ऑफ कोर्स, है ना। ये इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, तारीफ थोड़ी करेंगे ना, कंडेम ही करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूएनएससी को लेकर आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूं। म्यांमार एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। खैर, जो हमारा यूनाइटेड नेशन होता है उसके अंदर 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक ऑर्गन है, राइट। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो 17 जनवरी 1946 में हुआ था, ठीक है, इन वेस्टमिनिस्टर लंदन में, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कॉलोनी टाइप का है लंदन में, ठीक है। तो वहां की पार्लियामेंट के रिगार्डिंग वो सारी चीजें हैं। हेडक्वार्टर कहां पे वैसे इसका, न्यूयॉर्क के अंदर में, ठीक है। मेंबरशिप इसके 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये होता है अगर कोई भी प्रपोजल यूएनएससी के अंडर में आता है तो अगर एक मेंबर ने भी मना कर दिया तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। वीटो का मतलब होता है पावर टू से नो, ठीक है, पावर टू से नो। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 वो स्टेट्स हैं जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर स्टेट्स भी हैं, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जो को रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अभी आप देख रहे हो तो अल्बेनिया, ब्राजील, गेबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, वो सब है, ठीक है। और आपका नॉन, देखिए परमानेंट मेंबर के लिए तो कोई वोटिंग वगैरह होता नहीं है, वो तो परमानेंट है ही। नॉन परमानेंट के लिए एक्चुअली वहां पे टाइम टू टाइम वोटिंग होता है, और इसकी मेंबरशिप लेने के लिए कम से कम 2/3 मेजोरिटी आपको मेंबर स्टेट्स की होनी चाहिए, तब आप जाके नॉन परमानेंट मेंबर बन सकते हो, जो कि इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। द 10 नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रीजनल बेसिस, ठीक है। रीजन, पूरी दुनिया को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसके बेसिस पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 फॉर द अफ्रीकन एंड द एशियन स्टेट्स, 5 अफ्रीकन स्टेट्स के लिए है, 1 ईस्टर्न यूरोप के लिए है, 2 लैटिन अमेरिका के लिए है और कैरेबियन स्टेट्स के लिए है, 2 सीट जो है वो वेस्टर्न यूरोप के लिए और दूसरी स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए नॉन परमानेंट मेंबर। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैटिन अमेरिका,
वाले केस में, कैरेबियन स्टेट्स वाले स्टेट्स में, ये एशियन स्टेट्स में और अफ्रीकन स्टेट्स में आप देख सकते हो, घाना, गेबोन, इंडिया, है ना, ये इस ग्रुप से आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप ये चीजें देख सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास उसमें था नहीं। कोलंबो डिनाइज रिपोर्ट्स ऑन चाइनीज शिप। बेसिकली क्या हुआ, चाइना में जो वहां की नेवल एक वेबसाइट है ब्रिसल, जिसका नाम है ब्रिसल, ठीक है, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट किया कि चाइना से एक शिप निकला और वो निकलते निकलते ईस्ट चाइना सी से होता हुआ अभी अगस्त के महीने में कहाँ पहुंचेगा, श्रीलंका में पहुंचेगा। और श्रीलंका में वो कहाँ पे रुकेगा, कोलंबो के अंदर रुकेगा। ठीक है, कोलंबो में। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए कोलंबो है इधर और ये है इधर हम्बनटोटा। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। कोलंबो भी बहुत बड़ी पोर्ट है और हम्बनटोटा भी बहुत बड़ी पोर्ट है। हम्बनटोटा पोर्ट को, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाइना ने श्रीलंका को बहुत सारा सस्ता लोन दिया। जब चाइना उसको नहीं दे पाया वापस, तो हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका ने लीज पे दे दिया है चाइना को। इसका मतलब इसको यूज कर सकता है, लेकिन विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हम्बनटोटा प्रोजेक्ट को, पोर्ट को चाइना वाले डिफेंस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो इस समय जो शिप वहां से निकल रहा है, उस शिप का बेसिकली टारगेट क्या है, वो शिप के अंदर कुछ स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, स्पेस के वगैरह के रिगार्डिंग जो है कुछ वहां पे टेक्नोलॉजी है, जिसका वो यूज कर सकते हैं इंडियन ओशन को मॉनिटर करने के लिए। तो इंडिया एक्चुअली यहाँ से नाराज हो गया श्रीलंका से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। श्रीलंका वाले का कहना है कि भैया हमें तो पता ही नहीं। श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि हमें ऐसे शिप के बारे में पता ही नहीं। इंडिया वालों ने तुरंत उनको वेबसाइट खोल के दिखाया ब्रिसल वाली, कहा ये देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि वहां से चल पड़ा है, हम्बनटोटा पोर्ट पे ऊपर पहुंच जाएगा अगस्त के महीने में 11 से 17 अगस्त तक। बोले सर हमें तो पता ही नहीं, हमें एडवांस नोटिस मिला ही नहीं। चाइना वाले से जब कनेक्ट किया गया तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तो वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हो रही हैं। खैर जो भी पूरा मामला रहेगा वो बाद की बात है। फिलहाल तो स्टेटस ये है कि कोलंबो में या फिर हम्बनटोटा में वो शिप आके रुक सकता है। देखिए अगर वो कमर्शियल शिप होता तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट वहां पे होने वाले हैं, इसलिए इंडिया यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 2014 के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2014 के अंदर कोलंबो में एक चाइना की एक सबमरीन आके रुकी थी, ठीक है, जिसका नाम था जैंगडेंग 2, और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। उस समय से एक्चुअली इंडिया श्रीलंका का रिलेशन काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। चलो मान ले, चल 2014 में तो यार वहां पे राजपक्षे थे ना, राजपक्षे तो आपको पता ही है वो चाइना की कठपुतली है एक तरह से, है ना, पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन श्रीलंका के अंदर वो 2014 वाली नहीं है, 8 साल हो गए उन बातों को। तो 8 सालों में तो भैया पूरा चेंज हो गया। राजपक्षे घर छोड़ के भाग गए हैं, है ना, उनके घर पे आग लगा दी गई है। वहां पे अभी विक्रम सिंघे जी जो आए हैं वो इंडिया के थोड़ा क्लोज हैं। तो डेफिनेटली अभी चाइना का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग वहां पे होल्ड नहीं है श्रीलंका में, जो राजपक्षे के दौरान हुआ करता था। खैर वो एक हमारा रिलेशन चेंज होता रहता है। आप यहाँ पे कुछ लोकेशंस देख सकते हो, ठीक है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, ये है हमारा पाक स्ट्रेट जो कि एक बाउंड्री भी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे हमारा पड़ता है एडम्स ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु भी कहते हैं। इधर आपका आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इधर ये जाफना आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली जो है इंडियन तमिल्स रहते हैं। जाफना में जो ये बीच वाला एरिया है, यहाँ पे कॉफी और टी प्लांटेशन होता है, और यहाँ पे भी एक्चुअली तमिल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। इंडियन तमिल्स हैं और ये वाले इधर श्रीलंकन तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल मतलब जो बहुत हजारों साल से वहां पे रहते हैं। ये जो इंडियन तमिल्स हैं वो अभी रिसेंटली ब्रिटिश के दौरान ही वहां पे गए थे बेसिकली, ठीक है। तो दो अलग अलग हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, एक तो एडिटोरियल है, थोड़ी देर में करेंगे टाइगर कंजर्वेशन वाला। तो एक हमारे यहाँ पे जो देखिए, ये आपको ना सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं मैं। इज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रियली फॉल्टी? ये सेल्फ स्टडी करना है आप बच्चों ने। क्या है, अभी थोड़े समय पहले एक्चुअली 2022 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी ने मिलकर निकाला था, इसके अंदर 40 पैरामीटर्स होते थे, जिसमें इंडिया ने बॉटम के अंदर बेसिकली सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडिया ने किया था। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली डिनाई करेगा कि ये भैया परफॉर्मेंस में ये इंडेक्स ही बेकार है, हम सपोर्ट थोड़ी करेंगे उसको, क्योंकि इंडिया तो बॉटम में है। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा ये आर्टिकल है कि इंडेक्स के अंदर कैसे पैरामीटर्स होते हैं, इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, वो कुछ कुछ चीजें हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो एक बार ऊपर ऊपर से सरफेस से पढ़ लेना, नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
बीएसएनएल को लेकर छोटा सा आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है जो कि बात करता है कि किस तरह से बीएसएनएल अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ता चला जा रहा है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है। एक्चुअली 2019 में गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया था बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, जिसमें यह भी कहा गया था कि देखिए हमारे पास दो नेटवर्क होते हैं यहाँ पे ना, दो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक है बीएसएनएल और एक है एमटीएनएल। पता है ना आपको ये? तो एमटीएनएल जो है वो जिसे कहते हैं महानगर टेलीकॉम निगम, और बीएसएनएल का तो आपको पता ही है, दोनों को मर्ज करने की बात कही थी 2019 के पैकेज में। तो एमटीएनएल क्या है ना, वो शहरों में मतलब अर्बन एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बीएसएनएल रूरल एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों को मर्ज करेंगे ऐसा कहा गया था 2019 वाले पैकेज में, जिसमें हम लोगों ने जो है 20,000 करोड़ के लगभग पैकेज सरकार ने उसको दिया था, बट वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। सरकार का भी मूड थोड़ा चेंज हो गया। सरकार ने कहा कि यार 20,000 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है, बड़ा नंबर लेके आते हैं, बहुत बड़ा नंबर। तो सरकार ने कहा कि हम लोग इनको जो है 1.6 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज देंगे। अगले 4 साल में ये पैसे खर्च करेगा बीएसएनएल, और क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करेगा, अपग्रेड करेगा, फाइबर नेटवर्क जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, ऐसा भैया 1.65 लाख करोड़ कितना होता है भैया, आप जीरो नहीं लिख पाओगे, आपका कैलकुलेटर भर जाएगा, इतनी जीरो होती हैं। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट ज्यादा किया जाएगा बीएसएनएल को। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। एक चीज यहाँ पे होती है जिसे कहते हैं बीटीएस। देखिए, जिसे कहते हैं बीटीएस मतलब बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। इसका मतलब ये होता है बेसिकली ये एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो कि सिग्नल भेजता है। ठीक है, सिग्नल सेंड करता है और सिग्नल रिसीव करता है। जैसे आपके जो मोबाइल डिवाइस होती है ना, उससे जो सिग्नल जाता है वो दूसरे टर्मिनल पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा। वैसे ही तो नेटवर्क आपका कनेक्ट होता है ना, आप कॉल्स कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो। तो बीटीएस रिसीवर के अगर मामले में हम लोग देखें, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बीएसएनएल दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से कितना पीछे है। इधर ये बीएसएनएल है, ये भारती एयरटेल है, ये वोडाफोन आइडिया वाला है, और ये है रिलायंस जियो। 2G बीटीएस देखिए, मतलब 2G नेटवर्क बीएसएनएल के पास कितना है, 84,000। एयरटेल के पास जो है 2 लाख प्लस है, वोडाफोन के पास भी 2 लाख प्लस है, रिलायंस जियो जो है वो 2G में काम नहीं करता है। 4G में देखिए, 4G बीटीएस बीएसएनएल के पास सिर्फ और सिर्फ 8,599 है, जबकि एयरटेल के पास कितना है, लगभग 6.5 लाख। वोडाफोन के पास कितना है, लगभग 3.5 लाख। रिलायंस के पास कितना है भैया, 9 लाख। और टोटल बीटीएस की बात करो, बीएसएनएल के पास कितना है, सिर्फ 1.5 लाख। भारती के पास कितना है, 2.25 लाख। वोडाफोन के पास कितना है, देख सकते हो 6,70,000। और रिलायंस के पास कितना, 9,000। तो कंपेयर करके देखो ना भाई, बीएसएनएल को एयरटेल से, वोडाफोन से और रिलायंस से कंपेयर करके देखो, आसपास ही नहीं है। उनके पास 6 से 7 गुना ज्यादा बीटीएस है, मतलब उनका नेटवर्क इतना ज्यादा डेंस है। उनके पास जो अलॉटमेंट है नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी की, है ना, वो भी उनके पास बहुत ज्यादा है। तो भैया सर्विस कहां से आएगी, नहीं आएगी ना। तो उसके लिए ही सरकार ने इनको क्या किया, 1.65 लाख करोड़ का पैकेज इनको दिया है, ताकि आप हाई स्पीड डेटा यूटिलाइज कर सको, अपने नेटवर्क को इंप्रूव कर सको, खासकर रूरल एरियाज के अंदर में। इसलिए मैंने आपको कहा था, अगर आज भी कोई बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करता है तो भैया आप 1 इन मिलियन हो। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी कार्ड यूज करते हैं उनके केस में क्या यहाँ पे चीजें हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज होती है जिसे कहते हैं ARPU। ठीक है, क्या कहते हैं, ARPU। ARPU का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। जैसे मैं भी एक यूजर हूं, आप भी एक यूजर हो, तो रिवेन्यू की बेसिकली बात कर रहा है। अगर हम लोग बीएसएनएल को देखें तो उसका कितना है, 0.03 ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड। इतना उसको लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं भैया, लॉस। इतना परसेंट लॉस हर महीने होता है बीएसएनएल को, जबकि एयरटेल के कंपैरिजन में यही 0.43% है। लॉस नहीं, बेनिफिट। तो सोच के देखो, बीएसएनएल तो लॉस में जा रहा है, दूसरी कंपनियां प्रॉफिट में जा रही हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली बीएसएनएल का जो पूरा मॉडल है वो प्रॉफिट मेकिंग मॉडल है ही नहीं, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, सोशल सर्विस।
भैया हमारे जितने नेता होते हैं, हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सबको बीएसएनएल का सिम दिया जाता है और उसमें उनको लाखों रुपए की कॉल फ्री दी जाती है, तो नुकसान तो होगा ही होगा, वो बिल थोड़ी पे करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है नुकसान में जा रहा। सरकार ने कहा कि ये बहुत हो चुका, अब हम लोग इसको प्रॉफिट में करेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है, सरकार प्रॉफिट में कर पाती है कि नहीं कर पाती है, वो एक बात की अलग डिबेट हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो एडिटोरियल है वो है, एक्चुअली जो एडिटोरियल दिखा देता हूं आपको, ये वाला है टाइगर को लेके। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना डिटेल में कोई जरूरत नहीं है करने की, बट स्टिल तो बात ये थी कि जुलाई 29 को ग्लोबल टाइगर डे था, मतलब आज ग्लोबल टाइगर डे है, था नहीं आज ही है, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे, तो इसलिए थोड़ा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इंडिया भैया वो तो घर है बंगाल टाइगर्स का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। 2005 से लेके अभी तक हाँ, इंडिया में 40% टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जिसके लिए हम लोग सब क्लैप कर सकते हैं, है ना। तो हमारी सरकार जो भी एफर्ट ले रही है डेफिनेटली बहुत जबरदस्त ले रही है, तो ये तो खुशी की बात है। और किसी भी स्पीसीज की जब हम लोग बात करते हैं, जब उसके एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, एक्सटिंक्शन को हिंदी में बोलते हैं विलुप्त होना, तो डेफिनेटली किसी स्पीसीज की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइगर के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या ये 100% सच है? नहीं। देखिए, स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी एक्सटिंक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है उसका आइसोलेशन होना। अगर कोई टाइगर पॉपुलेशन आइसोलेशन में रह रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी है उसके एक्सटिंक्ट होने की। इसको इन्होंने नाम दिया जिसे कहा जाता है चांस इवेंट और रैंडम इवेंट। देखिए मतलब थोड़ा सा साइंस की टर्म है ये, आपको वैसे मैं बताता चलता हूं। देखिए क्या होता है ना, जब रिप्रोडक्शन होती है, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उस केस में कभी कभी क्या है ना, जेनेटिक एवोल्यूशन होता है, मतलब कुछ रैंडम चेंजेस हो जाते हैं। तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसके जो अंदर जो डीएनए होते हैं, जो जीन्स होते हैं, इसके अंदर कुछ रैंडम चेंजेस हो जाते हैं। रैंडम चेंजेस होने से जो नया बच्चा पैदा होता है, नेक्स्ट जनरेशन जो आती हैं, उनके अंदर भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तो एवोल्यूशन बोलते हैं ना, रैंडम चेंजेस हो जाते हैं, कुछ सेल्स के अंदर एक आधा चेंज हो गया, कुछ जीन्स के अंदर एक आधा चेंजेस हो गया। तो मान के चलिए कि ये कोई मान लो कोई बहुत बड़ा एरिया है, अब यहाँ पे मान लो कोई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व है, ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है, जिनके बीच में आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर उसके अलावा एक यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व यहाँ पे भी है, जो आपस में ओवरलैप करते हैं। अब इन दोनों में सिचुएशन क्या होगी, ये 3 है, ये 4 है, 3 and 4 आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, लेकिन 1 and 2 आर इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ वाला टाइगर यहाँ जा सकता है, यहाँ वाला टाइगर यहाँ जा सकता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, राइट। तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो 3 और 4 वाले हैं, अब मान के चलिए 3 और 4 में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50, 100, 200, 300 सालों में अगर यहाँ पे कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जिसे हम लोग रैंडम और चांस चेंजेस बोलते हैं, इसे हम लोग जेनेटिक शिफ्ट भी बोलते हैं, जेनेटिक शिफ्ट, ठीक है। अब मान लो 3 और 4 वाले में कोई जेनेटिक शिफ्ट हो गया, अब ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों अलग स्पीसीज हैं, उनके जीन्स चेंज हो गए ना। अगर वो इंटरकनेक्टेड होते तो जेनेटिक शिफ्ट उतना फास्ट नहीं होता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर वो आइसोलेटेड रहेंगे तो जेनेटिक शिफ्ट हो सकता है, दोनों अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जब दोनों अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस केस में उनका सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लो कोई डिसीज आ गया, अगर यहाँ पे कोई डिसीज आ गया तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ पे कोई डिसीज आ गया तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन अगर 1 और 2 में कोई डिसीज आ गया तो इनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है। अब इनका ये कहना है कि भैया अगर आप आइसोलेशन में पॉपुलेशन मान लो इंक्रीज कर भी रहे हो, उसके बावजूद भी एक्सटिंक्शन का चांस है। तो 2 ऐसे नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वहां पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, वहां पे सर्वाइवल के चांसेस जो है वो काफी कम है। अब इसका इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे राजस्थान के अंदर रणथंभौर है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया। और जो उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल है, टाइगर रिजर्व है दोनों हमारे पास। अब ये दोनों पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं, रणथंभौर और सिमलीपाल। इनके आसपास कोई दूसरा टाइगर रिजर्व नहीं है जहां पे वो टाइगर एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं।
इसीलिए ऐसे टाइगर रिजर्व के अंदर सर्वाइवल के चांसेस काफी कम है। इवन सिमलीपाल के अंदर तो देखा भी गया, सिमलीपाल के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए टाइगर्स के अंदर, और सिमलीपाल में आपको पता है ब्लैक कलर के टाइगर मिलते हैं, ब्लैक टाइगर्स, मतलब पूरे ब्लैक नहीं होते हैं पर थोड़े ब्राउनिश होते हैं। तो ये ब्लैक कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे कुछ जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं। अब ये जेनेटिक चेंजेस जो है रणथंभौर के अंदर नहीं हुए, और अगर सिमलीपाल वाले टाइगर अगर किसी और टाइगर रिजर्व के साथ अगर कनेक्ट होते तो डेफिनेटली ये चेंजेस नहीं हो पाते। अगर चेंजेस हो भी जाते तो भी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे। तो अभी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 50 सालों में, 60 70 100 सालों में हो सकता है कि जो आइसोलेटेड टाइगर रिजर्व हैं यहां से टाइगर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप भैया कॉरिडोर बनाइए। ठीक है, आप क्या बनाइए? कॉरिडोर। ऐसा स्टडी किया गया, इस आर्टिकल के अंदर ये बताया है कि जिन टाइगर रिजर्व के अंदर कॉरिडोर्स बने हुए हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। मान लो कि एक जगह पे फ्लड आ गया तो दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एक जगह पे अगर मान लो कि डिसीज आ गया तो दूसरी जगह पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं ना, इंटरब्रीडिंग होती है, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। आइसोलेशन वाले में ऐसा नहीं होता, पोचिंग ज्यादा होती है, वो सारी चीजें भी हैं वहां पे। तो यही इस पूरे आर्टिकल के अंदर बेसिकली केस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, रिसर्च वगैरह फाइंडिंग करके, वो डीएनए चेंजेस वगैरह, जेनेटिक वेरिएशन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो इसके बाद में। तो इनका बेसिकली यही कहना है कि जो टाइगर मूवमेंट होती हैं, जितनी ज्यादा टाइगर मूवमेंट होगी उतना ही सर्वाइवल के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बनते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, टाइगर कनेक्टिविटी, है ना। तो हमारा जो लैंडस्केप है खासकर सेंट्रल इंडिया के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर टाइगर्स के सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वहां पे बेटर कॉरिडोर्स बनाए गए हैं या फिर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सरकार क्या कर सकती है? सिमलीपाल वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, राजस्थान वाला। तो सरकार क्या कर सकती है, जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं भैया इनके बीच में कॉरिडोर बनाइए। जैसे हम लोगों ने टाइगर एलिफेंट कॉरिडोर बना रखे हैं, ऐसे आप टाइगर कॉरिडोर भी बना सकते हो। तो जो हम लोग फेंसिंग करते हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व की जो फेंसिंग करते हैं वो नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हम लोग रोड प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, है ना, रोड हम लोगों ने चौड़े कर दिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ बहुत सारी चीजें, है ना, हाईवे आपने बना दिया, सड़कों को चौड़ा आपने कर दिया, बैरियर आपने लगा दिया। इन सारी चीजों की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन को नुकसान होता है क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी नहीं कर पाते, ट्रैफिक वहां पे ज्यादा होता है, फैक्ट्री आपने डाल दिया, वो सारी सारी चीजें। तो टाइगर को अगर सर्वाइव करवाना है फ्यूचर में, नेक्स्ट 100-200 ईयर्स में, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन फ्यूचर के लिए इन्होंने बताया है कि आप उनकी कनेक्टिविटी करवाइए। ठीक है, फेंसिंग करने की बजाय उनको ओपन घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना घूमेंगे फिरेंगे, इंटरब्रीडिंग करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे बताया है। एक और एडिटोरियल हमारे पास है दोस्तों जो गांधी जी को लेके है, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, अभी लास्ट महीने ही एक अंतिम जन करके मैगजीन होती है और इस मैगजीन को पब्लिश किया जाता है गांधी समिति दर्शन समिति के द्वारा। ठीक है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के द्वारा, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इन्होंने मैगजीन ने क्या किया था, पिछले महीने वाले अपने जो एडिशन निकाला था उसमें सावरकर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, अच्छा लिखा गया था सावरकर के बारे में। उन्होंने कहा था कि सावरकर की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी गांधी जी की है। भैया कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या आप गांधी जी को सावरकर के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गांधी जी के बराबर सावरकर हैं। ठीक है, ऐसे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, क्योंकि गांधी जी को मारने के अंदर सावरकर जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इवन उनके ऊपर केस भी चलाया गया था, बाद में उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, उनको छोड़ दिया गया, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट स्टिल। तो ये इस आर्टिकल के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। तो पॉलिटिकल हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे इस मामले में, ठीक है, उतनी ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। बट स्टिल गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, स्वराज, ट्रस्टीशिप और स्वदेशी, ये कुछ गांधी जी की बहुत बेसिक आइडियोलॉजीज हैं, बहुत प्रिंसिपल इनके आइडियोलॉजीज हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो गांधी जी की फिलॉसफी में जितना मर्जी आप पीएचडी कर सकते हो पूरी जिंदगी भर, तब भी खत्म नहीं होगा, इतनी बड़ी फिलॉसफी है इनकी। इसलिए आज दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंस के लिए लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहला तो गांधी जी के आइडियाज के बारे में है और दूसरा टाइगर कंजर्वेशन के बारे में है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। प्रीलिम्स के लिए जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, आपसे तीनों का आंसर यहाँ पे दे दिया है मैंने। तो पार्ट 12 होता है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन के फाइनेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। सरकारिया कमीशन बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, एक पंची कमीशन भी बनाया गया था लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं। उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल जिसको सेटअप किया जाता है तो आर्टिकल 263 के तहत, इसे प्रेसिडेंट जो है इसे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में नहीं होता है। तो ये तो उनका सब क्वेश्चन हो गया।
बाकी ये गांधी जी वाला आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाला भी दिया हुआ है। तो आज गांधी जी का ही कोट है यहाँ पे, द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू टुडे। ठीक है, अगर आपने सपना देखा है कि आपने यूपीएससी क्लियर करना है, आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो अगर आप अपने फ्यूचर को शेप करना चाहते हो तो आप आज क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर के गोल्स। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर के एनालिसिस आज कर रहे हो, आपने जो भी टारगेट रखा है उस टारगेट को अगर आप आज अचीव कर रहे हो तभी फ्यूचर में जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने पास्ट में किया है उसके ऊपर आपका प्रेजेंट डिपेंड कर रहा है। आज जो प्रेजेंट में करोगे उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आज ही सीरियस होना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।